नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तूफान फैंगल ने मचाई तबाही। आंधी ने पेड़ उखाड़ फेंके। तेज बारिश से रास्तों और आबादियों में भरा पानी। प्रियंका गांधी ने वायनाड जाकर लोगों से किया इजहार तशक्कुर। राहुल ने कहा, वायनाड ने दिया है नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का हौसला। यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के वफ्द को संभल जाने से रोका। कांग्रेस ने किया एतराज। 2 दिसंबर को अपना वफ्द भेजने का किया ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की शिकायत सुनने के लिए 3 दिसंबर को किया मदऊ। हर जायज शिकायत का तहरीरी जवाब देने का किया वादा। और पटना के गांधी मैदान में शुरू हुई ज़राअती नुमाइश 4 दिन रहेगी जारी। सीएम नीतीश कुमार ने किया इफ्तिताह। तमिलनाडु और पुडुचेरी में मगरबी तूफान फैंगल ने तबाही मचाई है। तेज हवाओं और बारिश के सबब चेन्नई के बेसेंट नगर इलाके में दरख्त उखड़ गए हैं, जबकि सड़कों पर पानी भर गया है। समंदर के साहिली इलाके शिमाली चेन्नई में हाई टाइड के सबब ऊंची लहरें साहिल से टकरा गई हैं। खतरे वाले इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। यही सूरत हाल पुडुचेरी की भी है। यहाँ भी तेज बारिश ने रास्तों को तालाब की शक्ल दे दी है। पेड़ों को हटाने का काम जारी है। मौसम के महकमे ने पहले ही तूफान फैंगल के शनिचर की शाम तक तमिलनाडु साहिल के साथ पुडुचेरी के करीब लैंडफॉल कराने की पेशेनगोई की थी। दिल्ली में मौसम साइंसदान सोमा सेन रॉय ने शनिचर की सुबह ही तूफान के इम्कानात को वाजे कर दिया था। आज भी अगर डब्ल्यूडी का पोजीशन देखते हैं, वो 63 डिग्रीज ईस्ट है। धीरे धीरे ईस्टवर्ड आएगी। थोड़ा सा बारिश होने की संभावना है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। और मगर प्लेन्स में खास इफेक्ट नहीं रहेगा। तो प्लेन्स में लगभग जो सिचुएशन अभी है ऐसा ही चलेगा। आपका मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर्स में साफ मौसम के कारण खास चेंज नहीं होगी। शायद मिनिमम टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ेगी अगले 3-4 दिन में। उसके बाद शायद थोड़ा गिरावट आएगी, मगर हम वेट करेंगे। पहाड़ों में भी थोड़ा सा अभी से गिरावट का पॉसिबिलिटी है, मगर अभी भी हम लोग इसको पूरा ही मोर और लेस नो लार्ज चेंज में ही रहेगा पूरा नॉर्थ इंडिया का वेदर। बाकी साउथ इंडिया में साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण बारिश का आज हमने जो अनुमान दिए हैं वो है कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, खासकर नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स में, साथ ही साथ साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ कोस्टल रायलसीमा में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का आज पॉसिबिलिटी है। कल से बारिश का अमाउंट तमिलनाडु में ऐसा ही रहेगा, और मगर थोड़ा इंटीरियर तक पहुंचेगा वो रेनफॉल। और परसों से वो रेनफॉल मोस्टली इंटीरियर तमिलनाडु और केरला में ज्यादा बारिश रहेगी। केरल के वायनाड लोकसभा हलके में यहाँ की नौमुंतखब एमपी प्रियंका गांधी ने इज़हार तशक्कुर के लिए पहुंची, तो यहाँ के पुराने एमपी और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी अपनी बहन के साथ थे। इस मौके पर उन्होंने एक अवामी जलसे से खिताब भी किया। I'm very happy to be back here and ready to start working and do whatever I can to help the people of Wayanad to have a better future. We are fighting against the BJP that has no rules, that has no respect for democracy, no respect for the constitution. You can see yourselves, we have been asking them to discuss with us in parliament, to have a discussion on some issues. And for fear of that discussion, Parliament has not functioned for the last 1 week because they are afraid to even discuss certain issues. They have a negative and destructive agenda, and we have to fight it with our strength, our courage and our positivity. They speak of division, we speak of unity. People of Wayanad have the habit of giving confidence to people. I was in Parliament when my sister came for the first time, and she is your new member of Parliament. And 5 years ago, you elected me as your member of Parliament. And I was thinking
while my sister was taking her oath, that how has she arrived at the point where she's taking her oath. 5 years ago, I also stood and took my oath. Of course, it was an older parliament building, a nicer parliament building, but we both took our oath and said the same thing. And so I was thinking, how did my sister arrive at that point? And I realized that it was a feeling inside the heart of the people of Wayanad that made her arrive there. She won by over 4 lakh votes. लखनऊ में यूपी असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। वो संभल जाने वाली अपनी पार्टी के वक्त की क़यादत करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के दरवाजे पर ही रोक दिया। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो। और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके कह रहे हैं डेलीगेशन नहीं जाने दिया। और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना? कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो? याद कीजिए, लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? हर जगह ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की, आप में से जितने लोग हैं, हम और आप किसी दबाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल ने वीडियोस बनाए हैं, आपके कैमरे में जो बातें दर्ज हो गई हैं या कैमरे ने जो रिकॉर्ड की हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। किस तरीके से बेईमानी की, पूरा का पूरा वोट लूट लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। यही तो बात हम लोग कहते आए हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान से नहीं चलना चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। और जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जब तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? आपकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विचारधारा है, उसके लोग भी यही कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर जगह आप खो दें। अभी धारा 163 लगी हुई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि 10 दिसंबर तक अभी नहीं आए, क्योंकि माहौल शांतिपूर्ण है, सब दुकानें खुल चुकी हैं और इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ी सतर्कता और संवेदनशीलता के तहत हमने सभी को मना किया है। लेकिन सर, जिस तरह से आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लोकल एमपी को भी नहीं आने दिया जा रहा है। सभी उत्तरदायी लोग हैं, दायित्ववान लोग हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो जब भी आएँ तो आगामी अभी 10 दिसंबर तक रोक है, उसके बाद ही आएँ। उत्तर प्रदेश सरकार के वजीर जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के वक्त को संभल दौरे से रोकने पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि जब तक वहां पूरी तरह अमन बहाल नहीं हो जाता, तब तक ये रोक लगाई गई है। देखिए, पहले तो आपको स्थितियों परिस्थितियों के बारे में खूब संज्ञान है कि उत्तर प्रदेश के चाहे 9 उपचुनाव की बात हो, उनके परिणामों के आने की बात हो, महाराष्ट्र और झारखंड के परिणामों की बात हो, उन परिणामों के बाद जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, उसके बाद जो बयानबाजी आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरह की विपक्ष की बयानबाजी हुई, उससे भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलने का काम हुआ जो लोग
संविधान को ही नहीं मानने का काम करते, जो लोग माननीय न्यायालय के आदेश को ही मानने के लिए काम नहीं करते, और जो लोग केवल आमादा हैं गुंडई पर, अराजकता पर। संभल में जो हुआ निश्चित रूप से वो एक गुंडई थी, एक अराजकता थी, और वर्ग विशेष को कहीं न कहीं से इस तरह की प्रेरणा मिली कि उन्होंने पुलिस के ऊपर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रोक लगाने का, विघ्न बाधा डालने का न सिर्फ प्रयास किया बल्कि हमलावर होकर के पूरी तरह अराजकता फैलाने का काम किया। आज वहाँ सुख शांति अमन चैन स्थापित है। क्या ऐसे लोगों को जब तक वहाँ पूरी तरह सुख शांति न हो जाए, ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो लोग स्वयं कहीं न कहीं जिनकी मंशा ठीक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रशासन जैसे वहाँ पूरी तरह सुख शांति अमन चैन हो जाएगा, कोई रोक थोड़ा ही है, कोई पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ा ही है, सारे लोग आए जाएं मिलेंगे, सब वही प्रक्रिया होगी। लेकिन जब तक वहाँ पूरा अमन चैन सुख शांति बहाल न हो जाए, तब तक वहाँ प्रयास है कि दोबारा कोई इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो सके। इसी के मद्देनजर अभी फिलहाल रोक लगाने का काम किया गया। यूपी असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि संभल जाने से रोकने के बारे में तहरीरी तौर पर कोई नोटिस नहीं है, बाकी सब लोग वहां जा रहे हैं, अगर हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हमें रोक रही है। ये सब हमको एक नोटिस देनी चाहिए नियमानुसार कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति, आप नहीं जा सकते। तो लिखित नोटिस तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, केवल पुलिस लगा दी। इनको लिखित नोटिस देना चाहिए। पहले 3 दिन के लिए आपको मना किया गया, उसके बाद अब जो आपके पास कल लेटर आया है उसमें 31 दिसंबर तक का जिक्र है कि वहाँ पे धारा BNS की 163 लागू है, जिसकी आप मुझे ये बता दो, न्याय आयोग जा रहा है, अब ये प्रेस के लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके जाने से नहीं कोई खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ अशांति पैदा हो जाएगी। ये सरकार जानबूझकर अपने सारे कार्यों पर पर्दा डालने के लिए हम लोगों को रोक रही है। समाजवादी पार्टी के वक्त के संभल के दौरे की उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि जहां भी जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ सभी को डट कर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का डेलीगेशन भी 2 दिसंबर को संभल जा रहा है। देखिए, अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था, हम 2 तारीख को वहां जा रहे हैं, और पूरा, क्योंकि 1 तारीख तक इन्होंने रोक लगा रखी थी पहले, अब आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए हमने 2 तारीख का ये किया कि उनकी जानकारी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है, 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे, और निश्चित तौर से हम वहां पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है, इसकी सारी जानकारी इससे अवगत होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। कांग्रेस के लीडर हरीश रावत ने संभल और अजमेर के मामलों को मुल्क का माहौल बिगाड़ने की सियासत करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह एक तबके को खौफजदा करने की सियासत जमहूरियत में कबूल नहीं की जा सकती है। देखिए, घटनाक्रम बहुत गंभीर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने माहौल बिगाड़ने की जो राजनीति है और एक पक्ष को आतंकित करने की जो राजनीति है, वो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्योंकि आप एक समाज के एक हिस्से को आतंकित करके, उसके मन में गंभीर शंकाएं खड़ा करके आप देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, देश को कैसे मजबूत करेंगे। और आज संभल ही नहीं, अब तो ये हर मस्जिद में कहीं कहीं मंदिर ढूंढने लग गए हैं। तो ये आप इतिहास जो इतिहास कष्टकारक हो, जो इतिहास वर्तमान को चिंतित करता हो, जो इतिहास भविष्य को बनाने में जो है बाधक हो, तो उस इतिहास के पन्नों को दबाए रखना चाहिए। हम इतने साल गुलाम रहे, जो आक्रांता थे उन्होंने हमारे ऊपर कई तरीके के अत्याचार किए, उनसे सबक लेकर के हमको अब एक होकर के, हमने आजादी की लड़ाई एक होकर के साझी लड़ाई के रूप में लड़ी है, और आज का भारत जो बन रहा है वो साझा भारत है। तो इस भारत को उसी रूप में आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए यदि आप हर मस्जिद में मंदिर खोजने लग जाएंगे, उसको खुदवाई करने लग जाएंगे, तो इससे देश के अंदर वातावरण नहीं बनेगा। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि अजमेर की दरगाह में भी अब इस तरीके से
बातें कही जा रही हैं और दूर दूर में तो कई जिलों में इस तरीके की बातें, ये तो एक फैशन बना दिया है भाजपा ने, जो है हर मस्जिद के खिलाफ कुछ उनको सवाल उठाना और राजनीतिक ध्रुवीकरण के नाम से जो है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिसंबर को कांग्रेस को उसकी शिकायत सुनने के लिए बुलाया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सभी जायज शिकायतों को सुनने के बाद उनका तहरीरी जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र के इलेक्शन पर एतराजात की गर्मी अभी खत्म भी नहीं हुई है। ठाणे में एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर जितेंद्र आव्हाड ने एक मर्तबा फिर से यानी कि दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा किया है। जो मालूमात हमको मिली है कि हम फिर से जो कहते हैं कि हमको फिर से गिनती चाहिए, वो जो रिकाउंटिंग चाहिए, तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थे उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है, हम नया डाटा दिखाएंगे और काउंटिंग करके दिखाएंगे, तो उसमें कोई आने वाला ही नहीं, कोई गलती ही नहीं दिखने वाली है। तो क्या मजाक है क्या? जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है, और खास करके लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए, 5 साल में 5 लाख बढ़ाए गए और 4-5 महीने में 46 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसा हुआ है क्या कभी? 46 लाख लोग लाइन लगा के अर्जी भर के गए और उनका नाम आ गया। अरे इधर 2-2 साल लगते नाम लाने के लिए, कितने बार तो 4-4 बार फॉर्म भरना पड़ता है। महाराष्ट्र इलेक्शन में ईवीएम के जरिए गड़बड़ी के इल्जाम में कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस के लीडर भाई जगताप ने कहा है कि हमारी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अगर यहाँ ईवीएम पर शक पैदा होता है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र जो हमारा है, उसके ऊपर अगर इस तरह का कोई संशय, कोई डाउट पैदा होता है तो उसका जवाब देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में बहुत सारी ये जो है याचिकाएं दायर थी। अप्रैल 2024 में उसके ऊपर निर्णय आया और वो यही था कि वीवीपैट जो है, आपको बैलेट पेपर अगर नहीं ये करना है तो वीवीपैट में जो स्लिप आती है उसकी गिनती होनी चाहिए। वो ये जो ये थी याचिका थी वो ये थी कि 50% ये होना चाहिए उसका, ये वीवीपैट गिनने चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने 5% कहा। जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट जिसको डाउट है कि भाई ये पॉकेट में मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ है, ऐसे 5% आप मशीन्स उसमें आप उसकी ये कर सकते हैं और वो गिनना चाहिए आपको। नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है ये हकीकत से भाग रहे हैं। और ये साबित करता है कि देश में जहां जहां इलेक्शन हुए, चाहे कर्नाटक में भी हो, हमारी सरकार आई है, ये सवाल पूछा जाता है, वहां आए था आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था? बिल्कुल, तभी भी उठाया था। हमें ये था कि हम 140 ने हम 160, 170 तक जीत के आए हैं। तो तेलंगाना में भी यही बात हुई। तो ऐसा नहीं है। रही बात देश के प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री, और वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी इन्होंने भी तो ये किया था। भाइयों तथा बहनों, ये हमारी इसमें, हमारे लोकतंत्र में, दुनिया भर में बड़े बड़े देशों में बैलेट पे भी होता है वोटिंग, और उसका नाम देख के ठप्पा मारते हैं। तो अब क्या हुआ मोदी जी, अब भी ठप्पा मारो, अब भी तुम्हारी जुमलेबाजी के ऊपर ठप्पे थोड़ी हो गए। तो अब क्यों भाग रहे हो? ना कि सिर्फ मोदी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी यही कहा था, गडकरी जी ने भी यही कहा था। तो ऐसा नहीं है। अब जो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये अभी हारे करके ये बोल रहे, तो तब तुम हारे थे, तब तुम भी बोल रहे थे।
तुम भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे, चलो एक बार तहकीकात करके अगर ये गलत है, अगर ये डिफॉल्ट है, अगर ये सही नहीं है तो उसको बदल दो। हमारा तो वही कहना है। और वो तंत्र राही है जो लोगों को भी लगे कि भाई ये सही है। बैलेट पेपर, मैं खुद मेरा बैलेट पेपर देखता हूं, मैं खुद सिक्का मारता हूं, मैं खुद फोल्ड करता हूं और मैं डालता हूं, तो उसमें टेम्परिंग का सवाल ही नहीं पैदा। पटना के गांधी मैदान में ज़राअती साजो सामान और नई टेक्नोलॉजी की नुमाइश शुरू हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शनिचर की सुबह इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अहम शख्सियात और आला अफसरान मौजूद थे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तूफान फैंगल ने मचाई तबाही। आंधी ने पेड़ उखाड़ फेंके। तेज बारिश से रास्तों और आबादियों में भरा पानी। प्रियंका गांधी ने वायनाड जाकर लोगों से किया इजहार तशक्कुर। राहुल ने कहा, वायनाड ने दिया है नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का हौसला। यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के वफ्द को संभल जाने से रोका। कांग्रेस ने किया एतराज। 2 दिसंबर को अपना वफ्द भेजने का किया ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की शिकायत सुनने के लिए 3 दिसंबर को किया मदऊ। हर जायज शिकायत का तहरीरी जवाब देने का किया वादा। और पटना के गांधी मैदान में शुरू हुई ज़राअती नुमाइश 4 दिन रहेगी जारी। सीएम नीतीश कुमार ने किया इफ्तिताह। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।